हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की राज्य राजनीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान का राज्य वित्त आयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन या एसएफसी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। राज्य वित्त आयोग क्या है? हमारे स्थानीय स्वशासन, चाहे हमारे पंचायती राज हो चाहे हमारे नगरीय निकाय हो, इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सुधार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। अर्थात इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। बात करें इस संवैधानिक प्रावधान और इसकी संरचना के बारे में, तो इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात करें तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप इसे याद रखेंगे। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए भाग 9 अनुच्छेद 243 आई, हिंदी में कहें तो ज, इसमें इसका प्रावधान किया गया है। कई बार एक बार परीक्षा में मैंने देखा है कि इसे जैसे डिनोट किया गया है, अर्थात ये क्या है, एक ऑप्शन में जय दिया गया था जो गलत है। इसका जवाब था हमारे जय। तो आप इसे याद रखें। हिंदी में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नगरीय संस्थाओं के लिए देखें तो नगरीय संस्थाओं में भाग 9 क अनुच्छेद 243 वाई मैं, इसमें इसका प्रावधान किया गया है राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल की बात करें तो आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप इसे याद रखें, कितना कार्यकाल? 5 वर्ष का। नियुक्ति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से हमारे राज्यपाल करता है। बात करें सदस्यों की तो राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? आयोग में सदस्य के अलावा 4 सदस्य हो सकते हैं। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के अलावा कौन? 4 सदस्य और भी हो सकते हैं। जो हमारे अध्यक्ष है, अध्यक्ष की योग्यता के बारे में तो कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन जो बाकी के 4 सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का उल्लेख है। इसमें 4 में से 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, एक सदस्य हमारे लेखा मामलों का विशेषज्ञ, दूसरा सदस्य हमारे आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो इस तरह 4 सदस्यों में से 2 सदस्य तो हमारे न्यायिक पृष्ठभूमि मतलब जो जुडिशियल से होनी चाहिए, एक सदस्य हमारा लेखा मामलों का विशेषज्ञ, एक सदस्य हमारा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। जो अध्यक्ष पद है, तो अध्यक्ष पद हेतु कोई किसी भी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। बात करें हमारे अध्यक्ष और सदस्यों के त्याग पत्र की, तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। बात करें हटाने की प्रक्रिया, तो राज्य सरकार मतलब जो मंत्रिपरिषद है, इसकी अनुशंसा पे राज्यपाल कभी भी इनको हटा सकता है। बात करें इनके प्रतिवेदन की, तो आयोग के द्वारा प्रतिवेदन राज्यपाल को दे दिया जाता है, जिसे राज्यपाल क्या करता है? राज्य विधानमंडल के सामने रखवाता है। अब हम देखेंगे राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया, उसके जो सदस्य और उनके जो अध्यक्ष है उनके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब राज्य वित्त आयोग कार्य कौन-कौन से करता है? तो राज्य वित्त आयोग के मुख्य कार्य क्या है? स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना, मतलब कि राज्य और पंचायतों के बीच में वित्तीय संसाधनों का वितरण तय करना, पंचायतों को करों, शुल्कों, उपकरों आदि का कितना हिस्सा दिया जाए, इस पर राज्य सरकार को सलाह देना कि राज्य सरकार के ट्रेजरी से पंचायतों को करों, शुल्क और उपकरों का कितना हिस्सा दिया जाए। पंचायतों को वित्तीय सहायता मतलब अनुदान जो ग्रांट एंड एड है, इसकी आवश्यकता का आकलन करना कि पंचायतों को कितनी की आवश्यकता है और देने के लिए सिफारिश करना। पंचायतों को कौन-कौन से कर, शुल्क आदि लगाने की अनुमति दी जाए, मतलब जो 29 विषय हैं, 29 विषयों में जो आर्थिक संसाधन है, उसके लिए कर या शुल्क लगाने की अनुमति दी जाए, इस पे सुझाव देना। पंचायतों की आय बढ़ाने के तरीके मतलब राजस्व संग्रहण के तरीके सुझाना। पंचायतों और जो हमारी नगर पालिकाएं होती हैं, इनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर सुधार की सिफारिशें देना, अर्थात स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। तो इस तरह हमने राज्य वित्त आयोग के कार्य देखे। अब हम देखेंगे राज्य वित्त आयोग के कौन-कौन से अब तक अध्यक्ष रह चुके हैं। कई बार परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जाता है और उनकी कौन-कौन सी सिफारिशें रही थी। पहले वित्त आयोग की बात करें तो पहला वित्त आयोग हमारे 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक चला था, जिसके अध्यक्ष थे हमारे के गोयल अर्थात श्री कृष्ण कुमार गोयल। इन्होंने सिफारिश की थी कि 2.18% राज्य के शुद्ध राजस्व का हमें पंचायतों को देना चाहिए। दूसरा हमारा वित्त आयोग हमारे 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक चला था। इसके अध्यक्ष थे हमारे श्री हीरालाल देवपुरा। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो हमारे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने कहा था 2.5% हिस्सा होना चाहिए पंचायतों का। तीसरा था हमारा 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक, जिसके अध्यक्ष थे हमारे श्री माणिकचंद सुराणा। बाद के इन्होंने कहा 3.50% हिस्सा जो स्थानीय निकाय है इनको दिया जाना चाहिए राजस्व का। चौथे की बात करें तो चौथे 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक चला। इसके अध्यक्ष थे हमारे बी डी कल्ला। इन्होंने बढ़ा के इसको 5% कर दिया। पांचवे की बात करते 1 अप्रैल
15 से 31 मार्च 2020 तक रहे, जिसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर ज्योति किरण, जो हमारे राजस्थान की एकमात्र राज्य जो हमारे वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग की अध्यक्ष थी, एकमात्र महिला अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण। इन्होंने 7.182% की सिफारिश की थी। छठे वित्त आयोग की बात करें तो 12 अप्रैल 2021 को गठित किया गया था। प्रद्युम्न सिंह इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने 2 रिपोर्टें दी। एक तो हमारे कोरोना काल के दौरान अंतरिम रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने 6.75% का सुझाव दिया। दूसरी अंतिम रिपोर्ट थी, जिसमें 7.25% का सुझाव दिया था। अब इसकी सिफारिशें खत्म हो चुकी है। 7वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। ये हमारे 1 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2030 तक काम करेगा, जिसके अध्यक्ष है हमारे अरुण चतुर्वेदी, जो वो अध्यक्ष है, और सदस्य सचिव है श्री नरेश कुमार ठकराल, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी तक दी नहीं है। ये हमारे 1 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2030 तक चलेंगे। अभी जैसे हमारे 7वें वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं आई नहीं है, इसलिए हमें छठे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के बारे में पता करना पड़ेगा, जिसके अध्यक्ष थे श्री प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 25 के लिए सिफारिशें दी थी। पहली रिपोर्ट उन्होंने कोरोना काल के लिए दी थी, 2 साल के लिए, जिसे अंतरिम रिपोर्ट कहते हैं। ये 28 जून 2021 को दी गई थी, जिसने क्या कि वितरण का आधार की बात कहा, तो राज्य के शुद्ध कर राजस्व के 6.75% हिस्से का वितरण किया जाना चाहिए। कितना? 6.75% हिस्से का वितरण जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, इनको करनी चाहिए। फिर ग्रामीण नगरीय अनुपात की बात करें, तो यह वितरण जो हमारा 6.75% है, तो ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 और 24.90 इसके अनुपात में किया जाना चाहिए। मतलब ग्रामीण को तो 75.10 और जो हमारे नगरीय है, इसको 24.90 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। बात करें पीआरआई के आंतरिक वितरण की, कि जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इनको जो 25.10% दिया जाएगा, इसको किस तरह से बांटा जाएगा? जिला परिषद को इसमें 5% मिलेगा, पंचायत समिति को 20%, ग्राम पंचायतों को 75% हिस्सा मिलेगा। बात करें उपयोग की, इस पैसे का वो कैसे उपयोग करेंगे, मतलब पीआरआई कैसे उपयोग करेंगे, इसका भी एक वर्गीकरण किया उन्होंने। जो राशि उनको प्राप्त होगी, उसमें से 55% राशि वो मूलभूत और विकास कार्यों के लिए खर्च करेंगे। 40% राशि वो राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए खर्च करेंगे, और 5% राशि विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए खर्च करेंगे। ये उनके उपयोग का वर्गीकरण भी साथ ही कर दिया था। फिर उनकी रिपोर्ट आती है, जो आती है अंतिम रिपोर्ट, जो 21 सितंबर 2023 को आती है, जिसने क्या किया, जो उनका जो कर राजस्व था, शुद्ध कर राजस्व, उसका विस्तार किया। तो राज्य के शुद्ध कर राजस्व के 7.25% हिस्से के वितरण की सिफारिश इन्होंने की। ग्रामीण और नगरीय अनुपात की बात करें, तो यह वितरण क्या ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वही पुराना 75.10 और 24.90 के अनुपात में किया जाना चाहिए। और अंतिम रिपोर्ट की बात करें, तो अंतिम रिपोर्ट में भी सेम ही था। सेम की बात करें तो पीआरआई के बीच में आंतरिक वितरण किस तरह होना चाहिए? आंतरिक वितरण का अनुपात अंतिम रिपोर्ट में भी वैसा ही है। मतलब जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20% और 75% हमारी ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। सेम वही हम उपयोग का वर्गीकरण की बात करें, तो कार्य मूलभूत और विकास कार्य के लिए 55%, 40% की बात करें तो राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, जो राज्य में लागू है, उनको लागू करने के लिए 40%, 2% की बात करें तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। 2% कैसे? लैंगिक रूप से जो समावेशी योजनाएं हैं, मतलब जो महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली योजना है, उन पे 2% अतिरिक्त, और 3% किसमें? स्वयं के आय वृद्धि में उपयोग, मतलब पंचायतें अपनी आय के सृजन खुद करे, इसके लिए 3% का आवंटन की सिफारिश की। फिर शहरी निकायों की बात करें, जो यूएलबीज है, अर्बन लोकल बॉडीज, उसकी बात करें, उनके अनुदान राशि का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा? तो नगर पालिका को तो 50% दिया जाएगा, नगर परिषद को 25% और नगर निगम को कितना? 10% दिया जाएगा। क्यों? नगर निगम को इतना कम क्यों दिया जाता है? क्यों? क्योंकि नगर निगम के पास खुद के आय के स्रोत होते हैं, जबकि नगर पालिका के पास खुद के आय के स्रोत कम होते हैं। इसलिए उनको ज्यादा और नगर निगम को कम अनुदान राशि दी जाती है। अब बात करें जिले के आवंटन के भारांकन, मतलब जो पैसा बांटा जाता है, वो प्रत्येक जिले को बराबर तो दिया नहीं जाता, तो किसी जिले को किस हिसाब से पैसा दिया जाएगा, इसको वेटेज किस हिसाब से दिया जाएगा, उसकी बात करें तो राशि का जिलानुसार आवंटन या निम्नलिखित भारांकन के आधार पर किया जाता है। मतलब कि जिले के अनुसार देखें तो उसकी जनसंख्या कितनी है, उसका भारांकन 40% होगा। क्षेत्रफल कितना है, तो उसका भारांकन 25। एससी एसटी कितनी है, तो 5% दोनों को दिया जाएगा। बालिका शिक्षा कितनी है, उसमें 5%। और सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना जो 2011 के अनुसार जो जनजातिगत
अधिसूचना है एक तरह से जो सूचना उसके आधार पे 10% और औसत राजस्व जुटाने के लिए 10%। तो ये हमारे जिले का आधार है कि किस जिले को कितनी राशि मिलेगी। उसके आधार के लिए वेटेज दिया गया है, भारांकन दिया गया है ये। अब बात करें जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, तो अर्बन लोकल बॉडीज कई बार क्या शिविर या अभियान चलाती है। उसके लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। जैसे हर पंचायत को 1 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएँगे। प्रत्येक पंचायत समिति को 2 लाख रुपए वार्षिक के प्रावधान किया है और प्रत्येक जिला परिषद को 3 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया गया है ताकि वो शिविर या अभियान का आयोजन कर सके। तो इस तरह एक लेक्चर के ज़रिए आज हमने जो राज्य वित्त आयोग है, इसकी अनुशंसाओं, उनके जो अध्यक्ष और जो वर्तमान जो अनुशंसाएँ दी गई थी, उसके बारे में देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।